कल मैं आपसे अपनी सेंटर की पोस्टिंग के बारे में बात कर रहा था। सेंटर में और भी कुछ मुझे काफ़ी सारे यार दोस्त मेरे बन गए। सतीश सबरवाल जिसकी नई नई शादी हुई थी, मेरे से 2 कोर्स सीनियर थे। सहरावत मेरे से जूनियर थे, वो भी शादीशुदा थे, उनसे भी मुलाकात रही, वो भी वहीं पोस्टेड थे। और एक वहाँ सिग्नल अफसर थे, कैप्टन PM वार्ड, उनसे दोस्ती हो गई। ये मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा कि कैसे उनसे दोस्ती हुई। वो भी शादीशुदा थे, एक छोटी सी बच्ची थी उनकी। मैं उनका नाम इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी साथ मेरा राब्ता तकरीबन उनके जीवन तक रहा। बहुत ही अच्छी दोस्ती रही। बाद में मऊ में भी मिले और उसके बाद ऊना में भी उनसे मुलाकात होती रही। जब मैं यहाँ पर और एक दो और ये अपने कैप्टन बख्शी चंद थे जो 8 डोगरा से थे, वो भी तब तक जब मैं लखनऊ में 9 ब्रिगेड में घूम रहा था तब तक उनकी भी पोस्टिंग आ गई थी। उनका भी बेटा नीटू, जिसका मैं नाम जानता हूँ, उसका असली नाम क्या है वो मुझे भी अभी याद नहीं। उसको मैं 6-7 साल पहले जलंधर में मिला था, तो वो भी वहाँ पर पोस्टेड थे। इसके अलावा मेजर ज्ञान खोसला जो मेरे कंपनी कमांडर थे, वो भी मेरे ये लखनऊ घूमने के दौरान, मुझे पता नहीं चला कब, लेकिन वो G2 सब एरिया, मेरठ सब एरिया में आ गए थे और वो भी वहाँ थे और उनका बेटा वहाँ पैदा हुआ था। उनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर था मेरठ में, तो इंटर सेंटर एथलेटिक्स कंपटीशन चल रहा था और चूँकि वो G2 थे, स्पोर्ट्स उनके नीचे थी, तो जिस दिन फाइनल्स थे और सब तकरीबन स्पेक्टेटर्स आ रहे थे, जितने भी देखने वाले थे, सारे अफसर, सिविलियन डिग्नेटरीज भी सारे आ रहे थे, तो जितने भी सेंटर थे, जैसे पंजाब सेंटर, सिख अलाई सेंटर, हमारा डोगरा सेंटर, RVC सेंटर, सब ने अपने अपने वहाँ RP जवान, क्योंकि वहाँ कोई CMP यूनिट मैंने नहीं कभी देखा, RP जवान जो कि गाइड करते हैं वो वहाँ लगाए हुए थे और हर यूनिट से वो RP NCOs वहाँ लगे हुए थे। तो जब मैं जा रहा था उस स्टेडियम के अंदर, तो वो वहाँ खड़े थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत गुस्से से मुझे बोला, कम हियर यू बडिंग यंग ऑफिसर्स ऑफ द डोगरा रेजिमेंट। मैं उनका 1.5 साल उनका कंपनी अफसर रहा था। उनका और मेरा बंकर तकरीबन 10 गज 12 गज की दूरी पर था, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे साथ गुस्सा नहीं किया। आज तक मुझे याद नहीं था कि उन्होंने कभी कोई गुस्सा किया हो, लेकिन उनके वो गुस्सा और तमतमाया हुआ चेहरा देखकर मैं थोड़ा सख्ते में आ गया कि क्या हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और जितने भी वहाँ RP के यानी रेजिमेंटल पुलिस के जवान, जो हर रेजिमेंट से, जैसा मैंने कहा, हर सेंटर से आए हुए थे, NCOs आए हुए थे, वो दिखाए और वो अल्टरनेटली खड़े थे। एक सिख रेजिमेंट से, एक सिख अलाई से, एक RVC से, एक पंजाब सेंटर से, एक हमारे सेंटर से। तो कहने लगे मुझे, लुक एट देम। और मैंने देखा कि जितने भी बाकी सारे जवान थे, जो NCOs थे, जो RP ड्यूटी पर लगे हुए थे, वो सब सेरेमोनियल ड्रेस में थे। सिर्फ हमारे सेंटर के जो लड़के थे वो सिर्फ अपनी डोगरा टोपी पहने हुए और नॉर्मल फौजी ड्रेस में थे। मैं देखकर वाकई मुझे बहुत शर्म आई और मैं उनके गुस्से की
वजह समझ गया। हालांकि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं थी उनको डिटेल करना, वो एजुटेंट के नीचे आते थे और वहीं से डिटेल होके आए थे। लेकिन जिस ड्रेस में वो थे और जिस तरह वो कंपैरिजन सामने नज़र आ रहा था, उसको देखकर मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि इस जगह। और ये बाद में मैंने हमेशा, जब मैं सेंटर में गया, सेंटर में डिप्टी कमांडेंट गया, तो मेरे कमांडेंट थे, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जब कभी भी किसी सिविलियन अफसर से मिलने के लिए जाओ, अपनी स्टाफ कार में जाओ, अपनी पर्सनल गाड़ी में कभी मत जाओ, क्योंकि उसका भी एक रुतबा होता है और हमारा भी एक रुतबा है जो हमें मेंटेन रखना चाहिए। और यही मुझे समझ में आया कि जब आप दूसरे सेंटर्स के साथ अपनी हर चीज़ में compete करते हो, अपने ड्रिल में compete करते हो, अपनी ड्रेस में compete करते हो, अपनी एथलेटिक्स में compete करते हो, रेसलिंग में compete करते हो, तो जो आपकी ड्रेस है, सेरेमोनियल ड्रेस है, उसमें भी आपका कंपटीशन होना चाहिए। इसीलिए आप आज देखते हो कि रिपब्लिक डे परेड के अंदर किस तरह से जो भी कंटिजेंट आते हैं, जो भी वो जिस भी रेजिमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो गुरखाज हैं, डोगराज हैं, सिख्स हैं, या दूसरी जो फोर्सेस हैं वो हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, उनकी ड्रेस अगर आप देखें तो आज उसमें कितनी तब्दीली आ चुकी है। हर एक दूसरे के साथ compete करता है, क्योंकि रिपब्लिक डे हमारा वो फंक्शन है जिसे आज पूरी दुनिया टीवी पर देखती है। और यही मुझे बात उस वक़्त समझ आई जब मैं एक जूनियर कैप्टन था कि किस तरह से हर चीज़ में जो चीज़ दूसरों के सामने आती है और जिसमें दूसरी यूनिट्स, दूसरी रेजिमेंट्स, दूसरी पलटनों के साथ मुकाबला होता है, उस तरह मुकाबले में किस तरह हमें भी अपना सबसे एज से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हमारे वक़्त में कि मेरा ये शादी की बात हुई, पक्की हो गई, और तकरीबन एंड 61 में ये फ़ैसला हो गया कि 8 मार्च को हमारी शादी की, 8 मार्च 62 को हमारी शादी की डेट तय हो गई। मैं अभी वहीं पर पोस्टेड था सेंटर में। तो हमारे वक़्त में उस वक़्त एक ये ज़रूरी होता था कि जब किसी भी अफसर की शादी हो तो वो अपनी शादी से पहले अपने सीओ से परमिशन लेता था अपनी शादी के लिए, ख़ासकर अगर वो 25 साल से उसकी उम्र कम है। लेकिन वैसे भी चूंकि ये एक डिसिप्लिन की बात थी तो हर आदमी वो परमिशन ज़रूर लेता था ताकि सीओ को पता हो और वो सारे पूरी यूनिट को अपनी को बता सके कि मेरी शादी होने वाली है। तो हमने कमांडेंट साहब से अपनी लिख की दरख्वास्त भेजी, कर्नल ओबराय साहब ने बुलाया और मुझे मुबारक दी, कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है और दुल्हन को लेकर आना और सबसे पहले मेरे घर में आओगे। तो मैंने कहा सर ज़रूर। लेकिन इस दौरान जब जनवरी या तकरीबन फरवरी में 62 में मेरी पोस्टिंग स्कूल ऑफ सिग्नल्स मऊ में आ गई। अब हम वहाँ मऊ में पहुँचे, तकरीबन फरवरी एंड में मैं वहाँ पहुँचा। 8 मार्च को मेरी शादी थी। तो अभी जाते ही छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल था। फिर भी मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उससे छुट्टी से के लिए अप्लाई करने से पहले एक एप्लीकेशन डाल दी कमांडेंट साहब के नाम के ऊपर कि मेरी शादी हो रही है, मुझे शादी करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि मैं शादी अपने सेंटर में अपने पहले सीओ साहब से ले चुका था, लेकिन चूँकि मेरी यूनिट बदली हो गई थी
मैं अभी स्कूल ऑफ सिग्नल्स में आ गया था और स्कूल ऑफ सिग्नल्स के कमांडेंट थे कर्नल R.Z. काबरा जी, रुस्तम जाल काबरा जी। बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत शफकत वाले इंसान थे, बहुत इज्जत भी देते थे, प्यार भी करते थे और काम भी खूब लेते थे। मेरा जो विंग था वो था आलाम विंग। उसके जो ओसी थे वो थे मेजर दीदार सिंह। आजकल वो एक फुल कर्नल की कमांड है, उस वक्त मेजर थे, कमांड थी। और जो इंस्ट्रक्टर्स थे, जो एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या जिसको हम ट्रेनिंग एजुटेंट कहते हैं, जो विंग का था आलाम विंग के, वो थे कैप्टन चीमा, सिग्नल्स से थे, क्योंकि ट्रेनिंग एजुटेंट हमेशा सिग्नल से था। जो बाकी इंस्ट्रक्टर थे, इंजीनियर के एक इंस्ट्रक्टर थे कैप्टन पुनियन, आर्टिलरी के इंस्ट्रक्टर थे कैप्टन भारत भूषण, और इन्फेंट्री के 2 इंस्ट्रक्टर थे। एक थे मेजर कैप्टन राम कुमार गौर राजरेव से, और दूसरे थे मेजर कैप्टन KS लाहे, वो थे गुरखा से थे। तो ये सारे जो थे ये इंस्ट्रक्टर थे। मैं कैप्टन राम कुमार गौर जो 5 राजरिफ से थे उनको रिप्लेस करने जा रहा था। जब मैंने मेरी एप्लीकेशन कमांडेंट साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे जो वाइफ हैं उनका नाम, मेडन नाम जो है वो है उमा मकसूदन। सूदन है, ब्राह्मण हैं और पुंछ से उनका लगाव है या रिश्ता है, लेकिन किसी वजह से मेरे जो ससुर साहब थे, फादर इन लॉ, उन्होंने अपने नाम को सूदन से पहले मैक लगा दिया, उसको एंग्लिसाइज कर दिया तो मकसूदन हो गया। तो जब मेरी एप्लीकेशन शादी के लिए कमांडेंट साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में। सामने उनके जब मैं बैठ गया तो कहने लगे, इज योर मैरिज एन इंटरकास्ट मैरिज? आई सेड नो सर। ही सेज योर वाइफ अपीयर्स टू बी, इट इज एन क्रिश्चियन नेम। आई सेड नहीं सर, वो मैंने फिर सारी कहानी बताई कि कैसे हमारे फादर इन लॉ ने एंग्लिसाइज करने के लिए सूदन को मैकसूदन बना दिया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा ओके गो हेड, एंड अगले दिन मेरे पास चिट्ठी आ गई, द कमांडेंट इज प्लीज टू ग्रांट यू परमिशन फॉर योर फोर्थ कमिंग मैरिज। तो ये उस वक़्त के दस्तूर थे, हमें शादी के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। वो मेरी जो शादी की परमिशन की चिट्ठी है, जो जिसके ऊपर कर्नल R.Z. काबरा जी का साइन आज भी मौजूद है, और मेरे लिए एक बड़ा वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आज भी मेरे पास है। उसके साथ साथ जब मैंने अपने OC मेजर दीदार सिंह साहब को छुट्टी के लिए कहा तो उन्होंने कहा ठीक है 10 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, तो हमें 10 दिन की छुट्टी दी गई। साथ ही मैंने अपनी कहा कि मुझे फैमिली अकामोडेशन भी दो, तो एक वो पुरानी बहुत, अगर कोई भी जो भी लोग मऊ जाते हैं या मऊ में रहे हैं या मऊ से जिनकी जानकारी है, अगर वो सिग्नल्स की बैरक्स को देखेंगे तो वहाँ पत्थर की बनी हुई बहुत पुरानी ऊंची ऊंची बैरक्स हैं। उनके साथ एक छोटी बैरक्स हैं जिनको रॉबर्ट्स बैरक कहते हैं। तो रॉबर्ट्स बैरक जो हैं वो बेकरी रोड पर है, आज भी वो जगह मौजूद है। वहाँ पर 2 कमरे के एक अकामोडेशन दी गई। उन दिनों में जैसे मैंने कहा ड्राई सैनिटेशन होती थी, फ्लश वगैरह का सिस्टम उन घरों में नहीं था, वो जो पुरानी बैरक्स थी। तो जो हमारा वेरांडा था उसके एक तरफ डाइनिंग रूम, एक तरफ बाथरूम था और दूसरी तरफ टॉयलेट एरिया था, और बीच में
जो था वो किचन बना हुआ था, और एक कमरा था जो हमारा डाइनिंग रूम था, और उसके साथ एक लंबा सा विरांडा था जो कवर किया हुआ था, वो हमारा बेडरूम था। तो ये अकामोडेशन मुझे अलाट हो गई। जाने से पहले मैंने उसको चेक किया, उसके अंदर जो असेंशियल फर्नीचर वगैरह था रखवाया, और मैं शादी के लिए जलंधर चला गया। मेरी शादी जलंधर में हुई थी, और शादी पूरे रस्म रिवाज से हुई। मेरे तकरीबन सारे रिश्तेदार जो थे उन्होंने शादी को अटेंड किया। 2 सेरे लिखे गए, एक साहिर साहब ने लिखा हुआ था और दूसरा उमा के मौसा जी डॉक्टर मोहन पंडित जी ने लिखा हुआ था। उन्होंने दोनों वो पढ़े गए और बड़े अच्छे से धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद नेचुरली वो रवानगी, और पहले तो हम अपना सामान इकट्ठा किया। मेरा सामान पहले ही मऊ में था, और उस वक़्त शादी में कोई बहुत लंबा चौड़ा सामान हमारा नहीं होता था। सब मिल मिला के 2 या 3 अच्छे बड़े बक्से थे जो ट्रंक होते हैं, और बाकी कुछ पैकेट थे जिसमें क्रॉकरी कटलरी वगैरह सब सामान शामिल था। तकरीब मेरे ख्याल में 10 या 11 तारीख की बात है, या 12, शादी के 2 या 3 दिन बाद की बात है, जब हम चल पड़े। रास्ता था दिल्ली, जलंधर से दिल्ली, दिल्ली से रतलाम, और रतलाम से छोटी गाड़ी चलती थी मीटर गेज ट्रेन मऊ के लिए। वहाँ मैं सब अपनी तरफ से बंदोबस्त कराया था। वहाँ जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई वी विल बी देयर टू रिसीव यू। एक दोस्त हमारे जो MTO थे स्कूल ऑफ सिग्नल्स के, कैप्टन कालसी, वो भी बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे 10-15 दिन में। तो हमें वो उन्होंने कहा कि आई विल बी देयर विद ए व्हीकल। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। तो जो गाड़ी थी वो सुबह 4 बजे हमने रतलाम में गाड़ी बदली की। गाड़ी बदली करके जब सुबह मऊ पहुँचे सुबह 4 बजे, तो हमने कहा भाई बड़ी रिसेप्शन वगैरह होगी। तो 4 बजे जब पहुँचे तो 3 अफसर वहाँ खड़े थे, कैप्टन कलसी MTO, कैप्टन चीमा ट्रेनिंग एडजुटेंट जो थे, और कैप्टन पुनिया। तो उन्होंने बड़ा रिसीव किया, मेरी वाइफ से मिले, बड़े खुश हुए। तो हमने अपना सामान उतरवाया, कुल्लू ने उठाया, बाहर ले आए। हम गाड़ी देखने लगे, कोई गाड़ी नहीं थी। तो जो कैप्टन कालसी थे वो बड़े झेंप रहे थे, कह लगे मैंने उसको बोला तो था गाड़ी वाले को, पता नहीं पहुंचा क्यों नहीं। हमने 5-10 मिनट इंतज़ार किया। उसके बाद एक तांगा लिया, तांगे में सामान लोड किया, और उस तांगे में बैठकर हम दोनों और वो तीनों जो थे वो स्कूटरों पर थे। तो हमारे जो घर था टेम्प्रेरी, वहाँ पर आए रॉबर्ट्स बैरिक में। ये टेम्प्रेरी अकामोडेशन अलॉट हुई थी। तो हम 4:30-5 बजे पहुँचे, जाके अपना सामान उतारा, रखा, बिस्तर थोड़ा सा खोला और सो गए। सुबह अगले दिन मेरे ख्याल में 7 या 7:30 बजे होंगे, तो एक आया, या एक जो बाई है जो डोमेस्टिक हेल्प होती हैं, वो आ गई। एक चाय की ट्रे जिसमें बिस्किट थे, अलग अलग चाय थी, 2 कप थे, और अलग टी पॉट, मिल्क पॉट, शुगर पॉट सब थे, वो लेके आ गई। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। मैं भी हैरान हो गया। मैंने उमा को उठाया, मैंने कहा भी देखो, उठो, चाय पियो, किसी ने भिजवा दी है, हमें नहीं बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये किसने भिजवा दी है? तो बाई से पूछा, तो उन्होंने कहा जी ये साथ हैं, कैप्टन न्यूटन हैं, उनकी वाइफ ने भेजी है, मिसेज न्यूटन ने।
मैं तब तक कैप्टन न्यूटन से नहीं मिला था। वो सिग्नल्स से थे, मैं उनसे कभी नहीं मिला था तब तक, और मिसेस न्यूटन से भी कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि उस वक़्त का भाईचारा, प्रेम किस तरह से होता था। हम चाय पी रहे थे तो कैप्टन और मिसेस न्यूटन दोनों आ गए और उन्होंने कहा कि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, आपका ब्रेकफास्ट अभी आ जाएगा और दोपहर का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। अभी मैं तो कुछ देर फिर भी फ़ौज की नौकरी कर चुका था, उमा के बड़े भाई भी फ़ौज ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उसको किसी फ़ौजी एरिया में रहने का मौका नहीं मिला था और वो पूरी सिविल बैकग्राउंड से आ रही थी और उनको ये देखकर वाकई बड़ी खुशी हुई कि फ़ौज में किस तरह से एक दूसरे का कितना ख्याल रखा जाता है। मैं ये उस दिन की बात बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता आज क्या माहौल है, लेकिन महसूस करता हूँ कि ऐसी अच्छी चीज़ें आज भी फ़ौज में आगे बढ़ाई जा रही होंगी। तो ये सब उस वक़्त था। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद हमें अभी उसी अकोमोडेशन में थे तो काफ़ी लोगों ने खाने पे बुलाया, सब बारी बारी बुलाते रहे, तो कुछ दिन के लिए हमें अपना घर में बंदोबस्त नहीं करना पड़ा। लेकिन साथ ही बंदोबस्त चूँकि हमने कुछ किया हुआ था, कुछ उमा ने आके जल्दी से खुद कर लिया और जाने से पहले मैं एक आया का बंदोबस्त कर गया था, तो वो भी आकर कुछ मदद करने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना किचन चालू किया। एक चीज़ जो मैंने जाते ही वहाँ महसूस की वो ये कि जो यंग ऑफिसर्स मुझे जानते थे, जिन्होंने सर्विस में पीछे 5 साल की तकरीबन मेरी सर्विस होने लगी थी, उसमें मुझे जाना था, तो वो सब जितने भी थे, कोई कोर्स करने आया है, कोई सिग्नल्स में कोर्स कर रहा है, कोई इन्फेंट्री स्कूल में कोर्स कर रहा है। उस वक़्त मऊ में सिर्फ 2 ही एस्टेब्लिशमेंट्स थी बड़ी, इन्फेंट्री स्कूल और स्कूल ऑफ सिग्नल्स। इन्फेंट्री स्कूल में जेसी कोर्स चलता था, सीनियर कमांड कोर्स चलता था, हायर कमांड अभी शुरू नहीं हुआ था, वो बाद में, बहुत बाद में जाके शुरू हुआ। तो जो इन्फेंट्री स्कूल था वो एक ब्रिगेडियर की कमांड थी, थोड़ा बड़ा था, और स्कूल ऑफ सिग्नल्स एक फुल कर्नल की कमांड थी। बाद में वो भी ब्रिगेडियर की कमांड हो गई और कर्नल काबरा जी वहीं पर ब्रिगेडियर काबरा जी बने। और हुआ ये कि जब हमने सब अपने बंदोबस्त हो गया तो कुछ दिनों के बाद मेस में पार्टी हुई, जहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया गया और एक वेडिंग गिफ्ट दिया गया। वो था सिल्वर सिगरेट केस। उसमें मैं सिगरेट पीता नहीं था, लेकिन चूँकि ये उस वक़्त का दस्तूर था और हम 3 अफसर थे जिनको ये इकट्ठा गिफ्ट दिया गया था, क्योंकि हमारी तीनों की शादियां जो पिछला फंक्शन हुआ था उससे और इस फंक्शन के दौरान हो चुकी थी, तो हम तीनों को वो दिया गया। कर्नल काबरा जी की एक जो खूबी थी वो ये कि रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद जब वो 2-3 पैग लगा लेते थे तो उनको गाने का बड़ा शौक़ आता था। और मेस के अंदर एक वो बाहर वुडन फ्लोर बनाया गया हुआ था जिसके ऊपर डांस होता था, और जब वो गाना गाने लगते थे तो फिर सब खड़े हो जाते थे गाना सुनने के लिए। और उनका एक ही फेवरेट गाना था, जितनी बार भी फंक्शन हुआ और उन्होंने गाना गाया वो था, एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा। तो सब
जानते थे कि उन्होंने वो गाना ज़रूर गाना है, और बड़े शौक और बड़े अच्छे से वो गाना गाते थे। तो सब ने वो गाना सुना। अभी इस दौरान क्या हुआ कि हमें परमानेंट अकोमोडेशन अलॉट हो गई। परमानेंट अकोमोडेशन डेनिस रोड के ऊपर अलॉट हुई। बहुत अच्छे क्वार्टर्स थे, 2 बेडरूम और एक स्टडी थी, और उसमें पूरा मॉडर्न सैनिटेशन लगा हुआ था। सिंगल यूनिट थे, कोई उनकी डबल छत नहीं थी। वो क्वार्टर आज भी मऊ में मौजूद हैं। वो 6 घर हैं जो आज भी डेनिस रोड के ऊपर सिंगल यूनिट्स हैं। मुझे वो घर कैप्टन के तौर पर अलॉट हुआ था। आज वो घर ब्रिगेडियर्स को अलॉट होते हैं। हमारे घर का नंबर था 46 डेनिस रोड, और वो बिल्कुल एक कोने में था। उसके पीछे एक दरगाह थी जहाँ थर्सडे के दिन काफ़ी अगरबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती थी और कुछ लोग दरगाह पे आते थे। तो हमारा जो मुझे घर अलॉट हुआ 46, जो इमीडिएट हमारे नेबर थे वो थे उस वक़्त कैप्टन, बाद में ब्रिगेडियर जोग, वीएम जोग, विद्याधर महादेव जोग। उनके पिताजी उनके साथ रहते थे, उनकी माताजी उनके साथ रहती थी, और उनके उस वक़्त एक बच्ची थी। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम नीला था, वो एक डॉक्टर थी, और इंदौर में वहीं से उन्होंने मेडिकल किया था और वहीं पर वो कॉलेज में पढ़ा रही थी। तो उनसे, चूँकि वो इमीडिएट नेबर थे, जब मैं घर टेक ओवर करने गया तो उनसे मुलाकात हुई। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत प्यार दिया उन्होंने, और बिल्कुल जैसे हम मुझे और उमा को ये समझते थे कि ये उनके छोटे अपने कोई रिश्तेदार हैं। उनके माता पिता ने भी बहुत प्यार दिया। उनकी माताजी को सिवाय मराठी के और कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो किस तरह से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर लेती थी। घर के अंदर जो पीछे था घर का हिस्सा, उसमें 2 सर्वेंट क्वार्टर भी थे, और वो भी हमने साथ टेक ओवर किए। आज के लिए इतना ही।